बच्चों, पिछली क्लास में हमने मूल अधिकार किसे कहते हैं, मूल अधिकारों का क्या अर्थ है और किस तरह से ये देश के नागरिकों के लिए आवश्यक होते हैं, इसके बात को हमने समझा। और उसी क्लास के कंटिन्यूशन में आज हम बात करेंगे मूल अधिकारों के संबंध में ही कि मूल अधिकार कौन कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, किस तरह से भारतीय संविधान ने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए हैं। तो बच्चों, भारत के संविधान ने भारत के नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया और अब यह एक कानूनी अधिकार के रूप में है। परिणाम स्वरूप मूल अधिकारों की संख्या 6 हो गई। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो पहला है बच्चों, मौलिक अधिकारों में जो सर्वप्रथम आता है वह है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। समानता का अधिकार लोकतंत्र का आधार है। भारतीय संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता, राज्य के अधीन नौकरियों के समान अवसर और सामाजिक समानता प्रदान की गई है। समानता की स्थापना के लिए उपाधियों का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की व्याख्या करता है। कानून के समक्ष समानता ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है और इसके द्वारा राज्य पर यह बंधन है कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक से कानून को लागू करेगा। कानून का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जिसका तात्पर्य है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है। कानून द्वारा किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यदि कानून कर लगाने के संबंध में धनी और गरीब में या सुविधाएं देने में स्त्री पुरुष में भेद करता है तो इसे कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अपवाद स्वरूप कुछ स्थितियां ऐसी रखी गई हैं जो सामाजिक समानता को स्थापित करने के लिए ज़रूरी है। तो अनुच्छेद जो 14 है वह बताता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के द्वारा निश्चित किया गया है कि सब नागरिकों के साथ दुकान, होटल तथा सार्वजनिक स्थानों जैसे कुआं, तालाब, स्नान गृह, सड़क आदि के प्रयोग के संबंध में कोई भेदभाव नहीं होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन नौकरियों के समान अवसर प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 के अनुसार सब नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे और इस संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य को अधिकार है कि वह राजकीय सेवाओं के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित
करे। संसद कानून द्वारा संघ में सम्मिलित राज्यों को अधिकार दे सकती है कि वे उस पद के उम्मीदवार के लिए राज्य का निवासी होना आवश्यक ठहरा दे। इस प्रकार सेवा में पिछड़े हुए वर्गों के लिए भी स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। 1976 में अस्पृश्यता अधिनियम, 1955 में मूलभूत संशोधन किया गया और इसको नया नाम नागरिकों की रक्षा अधिनियम, नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 दिया गया तथा इसमें विस्तार कर दंडिक उपबंध और सख्त बनाए गए। अधिनियम में अस्पृश्यता के प्रत्येक प्रकार को समाप्त करते हुए अनुच्छेद 17 में व्यवस्था सुनिश्चित की गई। अस्पृश्यता शब्द को न तो संविधान में और न ही अधिनियम में परिभाषित किया गया। हालांकि मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के मामले में व्यवस्था दी कि शाब्दिक एवं व्याकरणीय समझ से परे इसका प्रयोग ऐतिहासिक है। इसका संदर्भ है कि कुछ वर्गों के कुछ लोगों को उनके जन्म एवं कुछ जातियों के आधार सामाजिक निर्योग्यता, अतः यह कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार और धर्म संबंधी सेवाओं इत्यादि से इनका बहिष्कार नहीं है। अनुच्छेद 17 के तहत उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि यह अधिकार निजी व्यक्ति और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। 1950 से ही भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री की उपाधियां प्रदान की जाती रही हैं। उपाधियां प्रदान करने की इस व्यवस्था को कुछ पक्षों द्वारा अनुचित बताया गया। इस व्यवस्था को सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उपाधियां प्रदान करने की यह व्यवस्था संविधान के प्रतिकूल नहीं है, लेकिन इस संबंध में शासन का समस्त कार्य विवेक संगत रूप में और उचित मापदंडों पर आधारित होना चाहिए। तो यह तो था समानता का अधिकार। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक इसकी व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है, जो है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र अबाध संचरण का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार, कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। ये 6 प्रकार के जो अधिकार हैं, ये अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए हैं। राज्य इन 6 अधिकारों पर अनुच्छेद 19 में कुछ आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। प्रत्येक नागरिक को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन यदि उससे भारत की संप्रभुता को, भारत की एकता को यदि नुकसान पहुंचता है तो राज्य इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। राष्ट्रहित में इन सभी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। यदि कोई अनैतिक कृत्य सम्मिलित है या कोई दुराचरण इनमें सम्मिलित है या देश की एकता को, अखंडता को नुकसान पहुंचता है तो इन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 कहता है कि किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। साथ ही एक अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार दंड दिया जा सकता है।
किसी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में इसकी व्याख्या की गई है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 22 में जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 के अपने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि जीवन के अधिकार में आवास का अधिकार सम्मिलित है। 44वें संशोधन द्वारा इस अधिकार को बहुत अधिक महत्व मिला। अब आपातकाल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण से संबंधित है। बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि उसके अपराध के बारे में अथवा बंदी बनाने के कारणों को बताए बिना किसी व्यक्ति को अधिक समय तक बंदी गृह में नहीं रखा जाएगा। उसे वकील से परामर्श करने और अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार होगा तथा बंदी बनाए जाने के बाद 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित किया जाएगा। अनुच्छेद 22 जो अधिकार देता है वे शत्रु देश के निवासियों अथवा निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर लागू नहीं होते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 के अनुसार मनुष्यों का क्रय विक्रय एवं बेगार तथा इस प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषेध है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को जोखिम के कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने, उसका अनुसरण करने का अधिकार प्राप्त होगा। अनुच्छेद 25 सार्वजनिक प्रकृति की हिंदू धार्मिक संस्थाओं में हिंदू समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्रवेश करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को कुछ अधिकार देता है कि धार्मिक संस्थाओं और दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना और उनके पोषण का अधिकार, धर्म संबंधी निजी मामलों के प्रबंध का अधिकार, चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, उस संपत्ति का विधि के अनुरूप संचालन करने का अधिकार। अनुच्छेद 27 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय के उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई हो। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाए। तो यह तो था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 19 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की संस्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा।
यह भी व्यवस्था की गई है कि शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन है। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। संविधान में मूल अधिकारों के उल्लेख से अधिक महत्वपूर्ण बात उन्हें क्रियान्वित करने की व्यवस्था है। संविधान निर्माताओं ने इसी को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान में स्थान दिया, जिसका अर्थ है नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों की शरण ले सकते हैं। इन न्यायालयों के द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित उन सभी कानूनों और कार्यपालिका के कार्यों को अवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के लेख जारी किए जाते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ है को प्रस्तुत किया जाए। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। दूसरा है परमादेश, जिसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह उस समय जारी होता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। तीसरा लेख है प्रतिषेध, जिसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अगला लेख है उत्प्रेषण, जिसका शाब्दिक अर्थ प्रमाणित होना या सूचना देना है। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी कर दिया जाता है, जिससे वह अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपभोग न करे या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों को भंग न करे। इस आज्ञा पत्र के आधार पर उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय के न्यायाधीशों से किन्हीं विवादों के संबंध में सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं। 5वां लेख है अधिकार प्रच्छा, जिसका शाब्दिक संदर्भ में इसका अर्थ प्राधिकृत या वारंट के द्वारा है, इसलिए इसे को वारंटो कहते हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप में अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार प्रच्छा के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, और जब तक इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता है। तो अनुच्छेद 32 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अन्य मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से, उनके क्रियान्वयन से संबंधित हैं। तो बच्चों, ये तो थे भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकार, लेकिन इसके अतिरिक्त हमें शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, और मूल अधिकारों की जो स्थिति है उसके बारे में हमको जानकारी, एक समझ बेसिक हमको होनी चाहिए। इसका अध्ययन हम बच्चों आगे की क्लास में करेंगे।